ओके, हमने हमने वेंचर कैपिटल का फंडिंग का मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग डिस्कस करना शुरू किया था। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में सबसे पहला बूटस्ट्रैपिंग का बात किया था, जहां आप अपना पैसा लगा रहे थे। बूटस्ट्रैपिंग के अंदर हम लोगों ने ट्रेड क्रेडिट का बात किया, फैक्टरिंग, लीजिंग का बात किया। फिर आया एंजल इन्वेस्टर्स की, एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वेंचर कैपिटल फंड, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग की वेंचर कैपिटलिस्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ पीपल हु विल बी इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जब आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे, ये कौन होंगे? लाइक वी सेड इन द डिस्कशन फॉर एंजल इन्वेस्टर्स की वेंचर कैपिटलिस्ट वो होंगे जो एक पूल ऑफ फंड्स क्रिएट करेंगे, लाइक अ म्यूचुअल फंड फ्रॉम सेवरल स्मॉल इन्वेस्टर्स, और वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले न्यू वेंचर्स में, स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे होंगे। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा आपके बिजनेस में लगाएंगे, ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं ग्लोबली अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि ट्रस्ट हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एलएलपी वगैरह हो सकता है। इंडिया में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी अलाउड नहीं होता, तो इंडिया में जो वेंचर कैपिटलिस्ट होगा या तो ट्रस्ट होगा या कंपनी ही अलाउड होता है, और ये अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ये इन वेंचर, अगेन इसको स्ट्रक्चर को समझो। समझ में आ रहा है? अब ये जो वेंचर कैपिटल फंड होगा, ये हम लोग बोल रहे हैं आइडियली ट्रस्ट या कंपनी होगा इंडिया के लैंग्वेज में। इंटरनेशनली ये एलएलपी भी हो सकता है। दूसरा चीज, ये जो इन्वेस्टर्स है जो वेंचर कैपिटल में पैसा लगाएंगे, ये कौन होंगे? सर बोला वेंचर कैपिटल में पैसा लगाने वाले लोग जनरली आप और हम नहीं होंगे, हमारा रिस्क एपेटाइट उतना नहीं होगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न है, लेकिन हमारा रिस्क एपेटाइट उतना नहीं होगा। तो ये म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जनरली ज्यादा होते हैं, स्मॉल इंडिविजुअल प्लेयर्स रिलेटिवली कम होते हैं। बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये वेंचर कैपिटल स्टार्टअप में पैसा जो लगेगा वेंचर कैपिटल में, ये वेंचर कैपिटल फंड लगाएगा। ये फंड ट्रस्ट या कंपनी या पार्टनरशिप हो सकता है। इंडिया में जनरली ट्रस्ट या कंपनी होता है। इनमें पैसा कौन लगाएगा? इनमें पैसा म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह लगा रहे होंगे। आर यू विथ मी ऑन दिस पार्ट? नो? ओके, एवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया, जो अभी पीछे भी आपको बता कर आ रहे थे, इंडिया में पहले थोड़ा सा नियम कानून ज्यादा था, ब्यूरोक्रेसी ज्यादा था, रेड टेपिज्म था, जिसके वजह से स्टार्टअप्स भी ग्रो नहीं किया। वेंचर कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट, ऑब्वियसली स्टार्टअप्स होगा तो वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए वेंचर कैपिटल बिजनेस भी बहुत लेट ग्रो किया है इंडिया में, लेकिन इन द लास्ट 10 to 15 years it has been growing at a good rate. Venture capital in India started in the decade of 1970s. Started in the 1970s when the government of India appointed a committee to tackle the issue of inadequate funding to entrepreneurs and startups. However, it was only after 10 years that the first all India venture capital funding was started by IDBI, ICICI and IFCI. तो ये 10 साल बाद फाइनली ये बिजनेस शुरू हुआ वेंचर कैपिटल। भले ही इनिशियली द आइडिया केम इन 1970s, but obviously 1970s India was fighting a lot of things. So India was into a lot of wars. India was just trying to recover from them. So it was only about 10 years later that finally we got into a mode of full-fledged venture capital fundings. With the institutionalization of the industry in 1988, और problems आया। The government announced guidelines called CCI, Controller of Capital Issues. एक अलग से सेटअप क्रिएट किया गया, गाइडलाइंस क्रिएट किया गया, कंट्रोलर सेट किया गया. These focused on a very narrow description of venture capital and proved to be extremely restrictive and encumbering
requiring investment in innovative technology started by first generation entrepreneur. This made investment in venture capital highly risky and unattractive. सिंपल सा बात बोल रहे हैं, बहुत सारे नियम कानून लगाए गए, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस वगैरह लगाए गए, जिसके वजह से इवेंचुअली वेंचर कैपिटल का कॉन्सेप्ट उतना ग्रो नहीं किया इंडिया में. दिस 1988. 70 में हमने इनिशियली आया, 80 के बाद IDBI ICICI वगैरह ने शुरू किया. लेकिन कोई भी काम शुरू होता है तो अगर गवर्नड नहीं होता तो इशू आता है, तो उसके लिए गाइडलाइन CCI लेकर आया गया. लेकिन वो CCI से और रेस्ट्रिक्टिव हो गया, डिफाइन करके नैरो डिस्क्रिप्शन के साथ आया तो उसको और रेस्ट्रिक्टिव हो गया, तो प्रॉब्लम्स आया. इट वाज काइंड ऑफ सफोकेटिंग. It did not allow the entire concept of venture capital to grow, made it unattractive. At about the same time, the World Bank organized a venture capital awareness seminar giving birth to players like TDICI, GVC, FL, CanBank and Pathfinders. Along with the other, again these are international names for venture capitals. Along with the other reforms, the government decided to liberalize the venture capital industry and abolish the CCI. In 1995, foreign finance companies were allowed to invest in the country. So this is the 90s ka revolution that finally brought about changes. Like I said, the 90s ka revolution brought about a little change. CCI abolish हुआ, foreign players को allow किया गया. Now obviously इंडिया में हम जो बोलते हैं ना FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, व्हाट हैपेंस इज ग्लोबली India has been overall in the last, let's say 2 decades or so, in one of the fastest growing economies with a good stable performance and with a good future prospects, which is why a lot of Western countries, as we call it, have a lot of investors who have started investing in India. Now these foreign investors, when they invest, obviously if you have your risk appetite, then you invest in venture capitals as well. रिस्क एपेटाइट क्यों? क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो ऑब्वियसली वेंचर कैपिटल में लगाने से रिस्क भी ज्यादा होगा, रिटर्न भी ज्यादा होगा. बट फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करने से ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिला, बिकॉज इंडिया में ट्रेडिशनली वो माइंडसेट भी नहीं रहा है उतना रिस्क लेने का, तो वो रिस्क माइंडसेट ग्रो किया. ग्लोबल प्लेयर्स के आने से और ज्यादा वेंचर कैपिटल का इंडस्ट्री ग्रो किया इंडिया में. Nevertheless, the liberalization was short-spanned, with new calls for regulation being made in 1996. The new guidelines of 96 had loopholes, created an unequal playing ground that favored the foreign players and gave no incentive to domestic high net worth individuals to invest in this industry. So even with 96, it did not work. Again, the real boost came with the IT revolution of 97. Why? Because obviously उसके बाद बहुत सारे, India has been one of the real IT hubs. We still know that. So we still provide IT solutions worldwide. And with the IT boom coming in, so we had a lot of IT startups rising in India. And to invest in those startups, a lot of venture capitalists started growing in India. As the venture capitalists became prominent founders of the growing IT and telecom industry. Many of these investors later floundered during the dot-com bust. Obviously, we have discussed even in SFM classes, previous SFM classes as well, where we discussed about dot-com bubble, which was like the 2000 ka dot-com bubble, the collapse of Enron, the online company, and its auditors Arthur Andersen. But the idea was the online dot-com companies created a bubble of valuation that bursted in the year 2000. So उसके बाद ऑब्वियसली बहुत सारे आईटी कंपनीज कोलैप्स करी, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा डूबा भी था, बट एंड द सर्वाइविंग वंस शिफ्टेड द अटेंशन टू लेटर स्टेज फाइनेंसिंग, लीविंग द रिस्की सीड एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग टू अ फ्यू डेयरिंग फंड्स. मतलब सर बहुत सारे जो वेंचर कैपिटलिस्ट से तो लेटर स्टेज फाइनेंसिंग में चले गए कि सीड फाइनेंसिंग, इनिशियल स्टार्टअप में पैसा नहीं लगाएंगे, स्टार्टअप जब ग्रो करके एक लेवल ऑफ स्केल तक आ जाएगा फिर ही पैसा लगाएंगे ताकि थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा. So they shifted to second round financing, third round financing instead of first round financing and initial startups में invest लगाने वाला. Only a few daring businesses stayed on. Discuss जो ऊपर समझाया था आपको कि venture capital का business ट्रस्ट कंपनी या LLP में हो सकता है. इंडिया में LLP नहीं होगा, इंडिया के लिए ट्रस्ट एंड कंपनी रहेगा, अदरवाइज इन जनरल ट्रस्ट कंपनी या LLP हो सकता है. इन्वेस्टर्स इन वेंचर कैपिटल फंड्स कौन कौन हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स इन वेंचर कैपिटल फंड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकता है,
बैंक्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेशंस, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, पेंशन फंड्स। तो ये बिग बिजनेस हाउसेस वगैरह होगा जो पैसा लगा रहा होगा। आर यू विथ मी टिल हियर एवरीवन? क्लियर है ना? नहीं 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 नहीं, 90s का स्टैट्स इज ओनली फॉर एन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, जस्ट डिस्कशन अबाउट द हिस्ट्री। बट फ्रैंकली मतलब अपने इतने बड़े पेपर में आई डोंट थिंक दे विल हैव एनी टाइम एंड वेटेज फॉर एवोल्यूशन। फिगर्स एंड स्टैट्स याद तो एकदम भी नहीं करना, एक जनरल पढ़ा हुआ होगा तो आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो फॉर अ शॉर्ट नोट इफ रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ओके, नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन वेंचर कैपिटल इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। ओके, यहां हम दो टाइप के फंड्स की बात करेंगे, डोमेस्टिक फंड्स एंड ऑफशोर फंड्स। डोमेस्टिक फंड्स में क्या होगा, डोमेस्टिक प्लेयर्स खाली पैसा लगा रहे होंगे। ऑफशोर फंड्स में क्या होगा, बाहर के फॉरेन प्लेयर्स पैसा लगा रहे होंगे। फॉर ऑफशोर के अंदर भी दो टाइप का, टू कॉमन ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू ऑफशोर इन्वेस्टर्स, या तो ऑफशोर स्ट्रक्चर होगा या यूनिफाइड स्ट्रक्चर होगा। ओके, सो टेक्निकली अपने लिए तीन डिस्कशन का पॉइंट हो जाता है, ऑफशोर स्ट्रक्चर, यूनिफाइड स्ट्रक्चर एंड डोमेस्टिक फंड्स। आर यू विद मी ऑन द डिस्कशन का ओवरव्यू? इसीलिए फर्स्ट लाइन अपने लिए बोला था, थ्री मेन टाइप्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, वन फॉर डोमेस्टिक फंड्स एंड टू फॉर ऑफशोर फंड्स। नाउ अगर डोमेस्टिक फंड होगा तो उसका स्ट्रक्चर बार बार बोल चुका है आपको, या तो ट्रस्ट होगा या कंपनी होगा। इंडिया में हम लोग एलएलपी अलाउ नहीं करते। स्ट्रक्चर होगा ट्रस्ट या कंपनी बनाएंगे, ट्रस्ट ज्यादा कन्वीनियंट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहता है, तो ट्रस्ट जनरली प्रेफर्ड होता है, उसके थ्रू हम पैसा लगा रहे होंगे। ऑफशोर में बाहर वाले पैसा लगाएंगे, तो उसका दो तरीका हो सकता है, या तो ऑफशोर वाले क्या करेंगे, लेट्स से यूएस वालों को पैसा लगाना है, तो यूएस वाले क्या करेंगे, वहीं पर ही एक ऑफशोर कंपनी बनाते हैं। अब वो वहां पे ऑफशोर अगर बनाएंगे तो ट्रस्ट कंपनी एलएलपी भी बना सकते हैं, वो वहीं पर एक एंटिटी बनाएंगे और फिर वो एंटिटी इंडिया में पैसा लगाएगा, इंडिया का एक स्टार्टअप में, या वो इंडिया में ही एक एंटिटी क्रिएट करेंगे जिसमें वो भी पैसा लगाएंगे और बाद में डोमेस्टिक प्लेयर्स भी पैसा लगा सकते हैं। इसको यूनिफाइड स्ट्रक्चर बोल दिया। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो वहीं पर ही एक एंटिटी बनाते हैं जिसमें से वो लोग पैसा लगाएंगे और फिर वो पैसा इंडिया का स्टार्टअप में लगाया जाएगा। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, वो ऑफशोर वाले लोग इंडिया में एक एंटिटी बनाते हैं जिसमें वो लोग पैसा लगाते हैं, बाद में वो लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से भी पैसा ले सकते हैं और फिर वो वेंचर कैपिटल स्ट्रक्चर आगे पैसा लगाएगा स्टार्टअप में। क्लियर हो रहा है तीनों स्ट्रक्चर? ओके, टेक अ मिनट एंड रीड द 3 पॉइंट्स प्लीज। अच्छे से समझा दिया, रीड कर लो।
domestic funds is a domestic vehicle for pooling of funds from the investors and a separate investment advisor that carries those duties of asset manager. तो नॉर्मल सा बात है, लाइक अ म्यूचुअल फंड, पहले एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे इन अ व्हीकल, वो व्हीकल जनरली क्या होगा, कंपनी या ट्रस्ट होगा, और फिर उसका एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जो एडवाइस करेगा, एसेट मैनेजर जो उसको इन्वेस्ट करेगा इन द राइट चैनल्स. द चॉइस ऑफ एंटिटी फॉर द पूलिंग व्हीकल ट्रस्ट या कंपनी होगा, बिकॉज इंडिया अनलाइक द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डज नॉट रिकॉग्नाइज लिमिटेड पार्टनरशिप, और ट्रस्ट को प्रेफर किया जाएगा बिकॉज ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है. पूरा चीज समझा चुका था. तो ट्रस्ट जनरली प्रेफर्ड होगा, ट्रस्ट के अंदर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाएंगे और फिर वो ट्रस्ट का एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जिसके एडवाइस के अकॉर्डिंगली वो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इन स्टार्टअप्स. ऑफशोर फंड्स में क्या होगा, एक ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होगा, अंडर दिस स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट व्हीकल, यहां पे एलएलपी वगैरह लिमिटेड पार्टनरशिप वगैरह भी हो सकता है, सिंस इट्स आउटसाइड इंडिया, मेक्स इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज. Typically, the assets are managed by the offshore manager while the investment advisor in India carries out the due diligence and identifies deals. तो यूएस का लेट्स से पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टर्स मिलकर यूएस में एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी वगैरह क्रिएट करता है, लेकिन यूएस का एलएलपी को इंडियन कंपनीज वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में आइडिया उतना नहीं होगा, तो वो एक इंडियन एसेट मैनेजर को हायर करता है या अपॉइंट करता है या उससे कोलैबोरेट करता है जो इंडियन अच्छे स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करके डील क्रैक करवा के उनके साथ इन्वेस्टमेंट उनके अंदर इन्वेस्ट करेगा. बट स्ट्रक्चर क्या है कि ऑफशोर वहीं पर ही एक व्हीकल क्रिएट हो रहा है और वो व्हीकल में सिर्फ ऑफशोर वाले पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा इंडिया में रूट होकर आ रहा है. यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड, अ यूनिफाइड स्ट्रक्चर इज यूज्ड. Overseas investors pool their assets in an offshore vehicle that invests in a locally managed trust. इंडिया में पहले एक ट्रस्ट बनाते हैं, वो लोग वहां एक पूल बना के पैसा डालते हैं, वो पूल डायरेक्टली इंडियन ट्रस्ट में पैसा डालता है और इंडियन ट्रस्ट में डोमेस्टिक प्लेयर्स भी पैसा लगाते हैं. Whereas domestic investors directly contribute to the trust and then the trust will invest in the local investments. देखो क्लियर हो रहा है क्या? Structuring of the venture capital. Domestic structure, offshore structure and unified structure. Clear है everyone? Okay, सुनना अब वेंचर कैपिटल, मेन अपना डिस्कशन वेंचर कैपिटल के बारे में ही है यहाँ पे, ठीक है ना. थोड़ा सा और डिस्कशन है, ध्यान देते हैं. नेक्स्ट 15-20 मिनट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, देन वी विल रैप अप द चैप्टर. सो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट अपने साथ सिर्फ पैसा लेकर नहीं आते. पहला बात आपको ये क्लियर कर दिया था, अनलाइक एंजल इन्वेस्टर्स उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना. सो व्हाट दे विल लुक एट आइडियली इज नॉट जस्ट अ बिजनेस, अ गुड बिजनेस, बट दे विल ऑल्सो लुक एट अ गुड एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑल्सो. So they would ideally look at investing like 5 years, 10 years in a company जहां पे पैसा रहेगा, पैसा ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगा टू अ लेवल जहां से वो लोग या तो बाय आउट कर लेंगे या उनका शेयर्स प्रमोटर बाय आउट कर लेगा या आईपीओ लाके लिस्ट करा के वो लोग अपना शेयर्स बेच के निकल जाएगा. दैट्स हाउ द इन्वेस्टर्स वुड वर्क. बट द वेंचर कैपिटलिस्ट विल प्रोवाइड मनी, but they will not just provide money, they will also have ideas, they will also participate in management. Why? Because पैसा उनका लग रहा है और क्योंकि वो लोग एक नया बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो खाली पैसा लगा के नहीं छोड़ देंगे. they will also participate in management, they will also have ideas. इसका प्रोस भी है, कॉन्स भी है. लेकिन प्रो साइड में क्या होगा, वो अपने साथ बिजनेस एक्सपीरियंस लेके आते हैं, आइडियाज लेके आते हैं. कई बार उनका कई सारा अच्छा सप्लाई चेन में कनेक्शंस होता है, सो दे मे कनेक्ट अस टू गुड सप्लायर्स, टू गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड दैट कैन आल्सो बी अ गुड बूम फॉर अस इन द बिजनेस. ये प्रोज है. कौन साइड में क्या होगा, कई बार वो लोग कई सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं जो मेरे को बिजनेस को प्रॉपर्ली काम करने में दिक्कत दिलाएगा. उनको एक डिफाइंड रिटर्न्स चाहिएगा जो हो सकता है हम लोग नहीं दे पाए तो इश्यूज क्रिएट होगा. तो ये सब कई सारा खींचातानी भी आ सकता है. ये सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ओके, वेंचर कैपिटल मींस फंड्स मेड अवेलेबल फॉर स्टार्टअप फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल, विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल्स.
Venture capital is money provided by professionals who, alongside management, invest in young and rapidly growing companies that have the potential to develop into significant economic contributors. That have the potential to develop into significant economic contributors. So वो businesses जिनमें potential है आगे चल के बहुत अच्छा business बन जाने का, ऐसे businesses में हम पैसा लगा रहे होंगे. Venture capitalists generally finance new and rapidly growing companies. They will invest पैसा कहां पे? In new and rapidly growing companies. They will generally purchase equity में. क्यों? क्योंकि ताकि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकेंगे. पैसा उनका लग रहा है, डूबेगा नहीं, इसलिए इंश्योर करने के लिए मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन करेगा वो लोग. असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. पैसा तो लगा ही रहे हैं, साथ साथ में वो लोग बिजनेस करने में भी मदद करेंगे. एड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन. सो वही बार बार बताना चाह रहा है कि खाली पैसा नहीं देगा, उनका चैनल्स वगैरह का हम लोग फायदा ले सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स का फायदा ले सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस का फायदा ले सकते हैं. ये सब हमारे लिए बेनिफिट की तरह आएगा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग से लॉन्ग टर्म होगा, 3 साल से लेकर 10 साल तक का हो सकता है होराइजन. इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म होराइजन इन माइंड. ऑब्वियस सा बात है, जब हम नया बिजनेस में पैसा लगा रहा है, रिस्क बहुत ज्यादा है. प्लस ऐसा नहीं है कि हमको दिख रहा है 6 महीना साल भर में हम यहां से निकल सकता है. When I'm investing in a new venture, I'm very clear about the fact that this is going to be like a 6 year, 5 year, 10 year business, जहां पे बिजनेस को फुल फ्लेजेड ग्रो कराने में टाइम लगेगा और फिर हम निकल पाएगा. Lack of liquidity. When venture capital invests, it takes into account the liquidity factor. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. It assumes that there would be less liquidity on the equity it gets, and accordingly it would be investing in that format. They would adjust this liquidity premium against the price and required return. मतलब सर बोला, सिंपल सा बात है, अगर हम डेट बना के पैसा लोन में दे, लोन की तरह दे, तो प्रॉब्लम क्या है कि नया स्टार्टअप है, उसके पास लिक्विडिटी होगा ही नहीं. तो अगर हम डेट बना देगा, इंटरेस्ट इज मैंडेटरी हो जाएगा, डिबेंचर्स रिडीमेबल होगा, वो चुका ही नहीं पाएगा. 3 साल 5 साल का भी डिबेंचर थोड़ी ना कोई गारंटीड है 5 साल में क्या स्टार्टअप का पोजीशन होगा. तो इसीलिए दे विल आल्सो अंडरस्टैंड दैट, एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिबेंचर्स दे विल आल्सो प्रेफर इक्विटी. लेकिन क्योंकि उनका रिस्क ज्यादा होगा, लिक्विडिटी नहीं है, रिस्क ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं उस रिस्क के लिए वो लोग एडिक्वेटली कॉम्पेंसेट करके एक प्रीमियम चार्ज कर रहे होंगे या हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करके हायर परसेंटेज ले रहे होंगे, व्हाटएवर. बट अल्टीमेटली ये नेगोशिएशन में बता रहे कि क्योंकि लैक ऑफ लिक्विडिटी होगा बिजनेस में, तो इसीलिए वो लोग भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि डिबेंचर्स वगैरह. हाई रिस्क होगा, गोज विदाउट सेइंग बार बार. वेंचर कैपिटल वुड नॉट हेजिटेट टू टेक द रिस्क. It works on the principle of high risk and high return. So high risk would not eliminate the investment choice for a venture capital. Venture capitalist में ये नहीं है कि इसमें बहुत रिस्क है, वो तो आप जिस फील्ड में जा रहे हो उसमें रिस्क तो होना ही है, हाई रिस्क फील्ड ही है वेंचर कैपिटलिस्ट. बट दे आर एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न, जहां हाई रिटर्न भी साथ साथ में दिखेगा वहां पैसा लगाएंगे. इक्विटी पार्टिसिपेशंस. Venture capitalists, most of the time venture capital would be investing in the form of equity of a company. This will help the venture capital participate in the management and help the company grow as well. Lot of board decisions can be supervised by the venture capitalists if they participate in the equity of the company. They can ensure कि पैसा जो है सही सही तरीके से यूज हो रहा है, मिस यूज नहीं हो रहा है, तो उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन रहेगा, तो वो लोग डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व रहेंगे. Advantages of bringing venture capitalists in the company. बहुत सारे स्टार्टअप्स का ये ऑब्जेक्टिव होता है, विजन होता है कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट हमारे बिजनेस में पैसा लगाए. वंस द वेंचर कैपिटलिस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और भी वेंचर कैपिटलिस्ट को उसमें पोटेंशियल दिखता है, और जैसे जैसे पैसा आता है फिर हम बिजनेस को और एक स्केल तक ग्रो करवा पाते हैं. तो वेंचर कैपिटलिस्ट को लाने का फायदा क्या होगा? लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस आएगा बिजनेस में, सॉलिड कैपिटल बेस क्रिएट हो जाएगा फॉर द फ्यूचर. The venture capitalist is a business partner sharing both the risk and rewards. They are rewarded with the success and capital gain. The venture capitalist is able to provide advice and assistance to the company based on the past experience. सिंपल सा बात है सर, वेंचर हमारे लिए ये पहला बिजनेस वेंचर हो सकता है. हो वेंचर कैपिटलिस्ट का नॉर्मल काम ही है स्टार्टअप्स और नए नए बिजनेस वेंचर्स में पैसा लगाना, तो उसके पास बहुत सारे स्टार्टअप्स का नॉलेज एक्सपीरियंस होगा जिसका भी बेनिफिट मेरे को मिल सकता है. द वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन मेनी एरियाज. उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे, बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, जिससे मेरे को स्मूथ कई सारे कामों में मदद मिल सकता है. The venture capitalist may be capable of providing additional rounds of funding should it be required to finance growth. अगर सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग या थर्ड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग का भी प्लान है, तो अगर अच्छा वेंचर कैपिटलिस्ट होगा तो वो ही सेकंड राउंड थर्ड राउंड में भी फाइनेंसिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. आपको नए वेंचर कैपिटलिस्ट को ढूंढने का दरकार नहीं पड़ेगा.
Venture capitalists are experienced in the process of preparing a company for an IPO or of its shares on the stock exchange. तो अपने को अल्टीमेटली अपने क्या बोल रहे हैं, कंपनी को इस लेवल तक ग्रो कराएंगे कि कंपनी एक फुल फ्लेजेड आईपीओ लेकर आए और स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो. लेकिन वो आईपीओ लाने के लिए हमारे लिए बहुत दूर का बात होगा, लेकिन उनके लिए ये आम बात होगा टू इन्वेस्ट इन कंपनीज, गेट इट इनटू एन आईपीओ मोड एंड देन मूव आउट. तो ऑटोमेटिकली वेंचर कैपिटलिस्ट इस सिचुएशन में क्या होगा, अपने को लिस्टिंग वगैरह में भी मदद कर सकते हैं. एंड दे कैन फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल. या तो बिजनेस को पूरा अगर बड़ा करके सेल ऑफ कर दे. The whole idea is I grow the business to a large volume and then find a potential buyer and sell off the entire business, take my premium, they get their premium and we sit with the funds. तो बोला अगर बिजनेस को बेचना हो, ट्रेड सेल करना हो, या अगर अपने को बिजनेस को आईपीओ वगैरह लगाना हो, वो सब में वो हमारे लिए मदद कर सकता है. दीज आर एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है ना, ये सब अलग प्रॉपर क्वेश्चंस है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, एडवांटेजेस ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट. क्लियर हो रहा है क्या? ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ भी सकता है, आया हुआ भी इनमें से कई सारे क्वेश्चंस. एंड दीज आर गुड डिसेंट सिंपल छोटा छोटा अपना 4 मार्क क्वेश्चंस है. स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट. कौन कौन से स्टेज में वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा सकता है? सीड मनी, लो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग नीडेड टू प्रूव अ न्यू आइडिया. सीड फाइनेंसिंग इज जनरली, सीड मनी इज जनरली बूटस्ट्रैपिंग, पर्सनल पैसा होता है जो इस कंपनी को स्टार्टअप करके स्टार्ट करने का एकदम जीरो लेवल से सबसे पहले जो पैसा चाहिए होता है कंपनी को क्रिएट करके, जो बेसिक स्टार्टअप का बिजनेस का जो इनिशियल पैसा दरकार होता है. तो सीड मनी इज जनरली बूटस्ट्रैप्ड. फिर है स्टार्टअप वाला पैसा. दिस इज अर्ली स्टेज फर्म नीड्स फंडिंग फॉर एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आइडिया है, कंपनी बना लिया, लेकिन उस आइडिया को शेप करने के लिए मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए जो फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स चाहिएगा, दैट्स सीड स्टार्टअप. फिर होता है फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग. फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर क्या होगा, सेल्स बढ़ाएंगे, अर्ली सेल्स होगा एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पैसा चाहिएगा. प्रोडक्ट वगैरह डेवलप हो गया है, अब उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, अब हम रेडी है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उसके लिए मशीन्स वगैरह चाहिएगा, उसके लिए अपने अर्ली फाइनेंसिंग कर रहे हैं. सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग होता है वर्किंग कैपिटल वगैरह को बढ़ाने के लिए फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट येट टर्निंग इनटू अ प्रॉफिट. जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर करके बेचने लग गए फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग के बाद, लेकिन एक अलग स्केल तक वॉल्यूम बढ़ाना है, मशीन्स और लाना है, एक अलग वॉल्यूम पे जाना है ताकि फिर प्रॉफिटेबल कर सके बिजनेस को. दैट इज सेकंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग. थर्ड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग इज मेजनाइन फाइनेंसिंग. दिस इज एक्सपेंशन मनी फॉर अ न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी. प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो चुका है बिजनेस और एक बिजनेस को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मेजनाइन फाइनेंसिंग. मेजनाइन इज बीच का लेवल. फाइनली आता है फोर्थ राउंड जो आईपीओ लाने के लिए. दिस इज ब्रिज फाइनेंसिंग टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस. गोइंग पब्लिक यानी आईपीओ लाने का प्रोसेस. तो जस्ट बिफोर आईपीओ बिजनेस आईपीओ लाएगा, उसके पहले एक ब्रिज फाइनेंसिंग टाइप से कि बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग लाते हैं, उसके थ्रू प्राइसिंग दिखाते हैं और फिर उस प्राइसिंग के बेसिस पे कंपनी को पब्लिक करके लेके जाते हैं. आर यू गेटिंग द स्टेजेस नो? सीड लेवल, अर्ली फाइनेंस स्टार्टअप से, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड ऑफ फाइनेंसिंग से. यस, ओके. रिस्क इन ईच स्टेज इज डिफरेंट. हर एक स्टेज का रिस्क भी अलग अलग होने वाला है. एक इंडिकेटिव रिस्क मैट्रिक्स है. सीड लेवल में क्या होगा, सबसे ज्यादा रिस्क है, 7 से 10 साल तक पैसा इन्वेस्टेड रहेगा. स्टार्टअप में 5 से 9 साल होगा, रिस्क बहुत हाई है. फर्स्ट स्टेज में 3 to 7 years है, हाई बोले जाएगा. सेकेंड स्टेज में 3 to 5 years होगा, सफिशिएंटली हाई है. थर्ड स्टेज ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो चुका है बिजनेस. थर्ड स्टेज के पहले तक प्रॉफिटेबल नहीं था, थर्ड स्टेज में प्रॉफिटेबल हो चुका है ऑलरेडी बिजनेस, इसलिए मेजनाइन जो था इसमें मीडियम रिस्क है, ज्यादा रिस्क नहीं है, 1 to 3 years. और फोर्थ स्टेज अपने को पता है ऑलरेडी आईपीओ लाने वाला है ये, तो जनरली 1 साल से 3 साल का ही रहेगा. रिस्क बहुत कम है बिकॉज प्रॉफिटेबल है, काफी हद तक काफी बिजनेस अच्छा चल रहा है, खाली आईपीओ लाने वाला है. सो दैट्स अ फोर्थ राउंड ऑफ फाइनेंसिंग. वही चीज है फैसिलिटेटिंग पब्लिक इशू, मार्केट एक्सपेंशन फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एक्सपैंड मार्केट एंड वर्किंग कैपिटल के लिए, स्टार्ट कॉमर्शियल एंड प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोटोटाइप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए, और कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया को क्रिएट करने के लिए. क्या चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं देख लो. 2 मिनट ले रहे हैं, इस चार्ट को एकदम अच्छे से स्टडी कर लीजिए प्लीज, काम का है काफी.
Okay, comfortable with this table? No. Now last few topics coming up of the chapter. आ जाओ. वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. तो जब वेंचर कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं अपने, तो प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंडिंग क्या होने वाला है? द एंटायर प्रोसेस कैन बी सेग्रीगेटेड इनटू द स्टेप्स. सबसे पहले आता है डील ओरिजिनेशन. सो व्हाट इज डील ओरिजिनेशन? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना डील. उसके लिए क्या होगा? वेंचर कैपिटल ऑपरेट्स डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरीज. मेनी practicing chartered accountants work as an intermediary and through them venture capital gets the deal. तो डील ओरिजिनेशन, मैं अगर एक वेंचर कैपिटल हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एक अच्छा स्टार्टअप है जिसमें पैसा लगाया जा सकता है? तो कई बार ये स्टार्टेड अकाउंटेंसी फर्म्स वगैरह जो जिनका बिजनेस वगैरह अकाउंट्स हैंडल कर रहे होते हैं, जो कंपनीज वगैरह का, वो वेंचर कैपिटलिस्ट को बोलते हैं कि ये एक अच्छा आईपीओ है, ये अच्छा कंपनी है, गुड प्रोस्पेक्ट्स है, 5 साल में ग्रो करके आईपीओ लेकर आएगा, आप इसमें पैसा लगा सकते हो. सो दे विल गिव दिस आइडिया और दैट इज हाउ द डील इज ओरिजिनेटेड. आइडिया इज क्रैक्ड और फिर वो मीटिंग करवाई जाती है. बिफोर सोर्सिंग द डील, मैं डील किसी भी इंटरमीडियरी से सोर्स करवाने के पहले भी अपना क्राइटेरिया बता दूंगा. विल इन्फॉर्म द इंटरमीडियरी और इट्स एम्प्लॉइज अबाउट द फॉलोइंग सो दैट द सोर्सिंग डज नॉट वेस्ट टाइम. कि मेरा कौन सा सेक्टर पे फोकस है, कि सर इसी सेक्टर का खाली स्टार्टअप्स में मेरे को पैसा लगाना है. इफ देयर इज स्टार्टअप फोकस. स्टेज ऑफ बिजनेस फोकस, कि सर हम कौन सा ऊपर जो स्टेजेस सीखा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, स्टार्टअप सीड, कौन से लेवल पे हमें इन्वेस्ट करना है. प्रोमोटर का अगर मेरा कोई क्राइटेरिया है कि प्रोमोटर ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना इयर्स का एक्सपीरियंस, प्रोमोटर का इतना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होना चाहिए, व्हाटएवर जो भी मेरा फोकस है. टर्नओवर फोकस, कि करंट टर्नओवर इतना होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्टेड टर्नओवर इतना होना चाहिए. मेरे क्राइटेरियाज में पहले से बता दूंगा ताकि जो क्राइटेरियाज मीट नहीं करते वैसे डील में माथा नहीं लगाऊं. वैसे ही जो क्राइटेरियाज मीट करते हो वैसे ही डील मेरे पास लाया जाएगा, फिर वो डील का ओरिजिनेशन होगा, फिर उसका स्क्रीनिंग होगा, डील का नेगोशिएशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Here the company would give a detailed business plan which consists of business model, financial plan and exit plan. सामने वाला जो स्टार्टअप है वो एक डिटेल्ड प्लान देगा इंक्लूडिंग द बिजनेस मॉडल, द फाइनेंस प्लान एंड द एग्जिट प्लान, जो प्रेजेंटेशन पिच प्रेजेंटेशन का पार्ट था. All these aspects are covered in a document which is called the investment memorandum. A tentative valuation is also carried out in the investment memorandum. तो सामने वाला पार्टी यानी द स्टार्टअप विल गिव अ इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम. उस इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में वो बताएगा कि आपकी कंपनी, उसकी कंपनी में क्या है, क्यों उसकी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए. वही चीजें जो पिच प्रेजेंटेशन में देगा, उसका एक काइंड ऑफ अ शॉर्टर डॉक्यूमेंट सिनॉप्सिस देगा अपने को. स्क्रीनिंग. Once the deal is sourced, the same would be sent for screening by the venture capitalist. Screening यानी फिल्टरिंग करना, वेरीफाई करना, इंश्योर करना कि सही अपने क्राइटेरियाज मीट कर रहा है कि नहीं. The screening is generally carried out by a committee consisting of senior level people of the venture capital. The screening, once the screening happens, it would select the company for further processing. Screening में ये चेक कर लेते हैं कि मेरा क्राइटेरिया सच में मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है. इस कंपनी का ओवरव्यू, सब कुछ भी गड़बड़ तो नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना, ये ओवरऑल स्क्रीनिंग किया जाता है. फिर ड्यू डिलिजेंस होता है. ड्यू डिलिजेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप और आप शायद इसके बारे में जानते हैं इस स्टेप को, तो आप पहले थोड़ा सा बताएं व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस यानी डिलिजेंटली मतलब अच्छे से चेक करना कि कंपनी अपना सारा काम ड्यूली प्रॉपरली सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, सारा कंप्लायंस है, सारा बिजनेस का ऑपरेशन सब कुछ सही है कि नहीं. आपको जितना इसके बारे में पता करना है अच्छे से कर लीजिए. दिस इज द स्टेप जहां आप अपने आप को अश्योर कर ले कि आप इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं. दैट अश्योरेंस यू विल गेट हियर. You will do all kinds of analysis, all kinds of data you will collect, find out and ensure that you are comfortable with this business. The screening decision would take place based on the information provided by the company.
Once the decision is taken to proceed further, the venture capital would now carry out due diligence. This is mainly the process by which the venture capital would try to verify the veracity of the documents taken. They will verify the veracity of the documents taken. सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मिलेगा उसको वो चेक करेगा सही है कि नहीं है, उसमें कुछ घपला है कि नहीं है. These are generally handed to external bodies, renowned consultants. The fees for due diligence are generally paid by the venture capitalists. However, in many cases, this can be shared between the investor and the investee, the company, depending on the veracity of the document agreement. Again, दोनों के बीच में खर्चा शेयर भी हो सकता है, पूरा का पूरा वेंचर कैपिटलिस्ट भी बेयर करे, लेकिन जनरली थर्ड पार्टी से करवाते हैं ताकि इंडिपेंडेंट हो सके ये ड्यू डिलिजेंस का काम. डील ओरिजिनेट होगा डायरेक्टली या इंटरमीडियरीज के थ्रू, उसका स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बाद उसका ड्यू डिलिजेंस करेंगे. अगर ड्यू डिलिजेंस के बाद एवरीथिंग इज ओके, सो नाउ वी आर ओके टू गो अहेड विद द डील, तो फिर डील का नेगोशिएशन होकर स्ट्रक्चरिंग होगा. स्ट्रक्चरिंग यानी डील को किस तरह करना है. वंस द केस पासेस थ्रू द ड्यू डिलिजेंस, इट विल नाउ गो थ्रू द डील स्ट्रक्चरिंग. द डील इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट बोथ द पार्टीज विन. दोनों के लिए विन विन होना बहुत जरूरी है. In many cases, the convertible structure is brought to ensure that the promoter retains the right to buy back the share. Besides, in many structures, to facilitate the exist, venture capital may put a condition that the promoter has also to sell part of the stake along with the venture capital. Such a clause is called tag along clause. Tag along, उसको साथ में लेके चलना कि तुमको भी एक हिस्सा बेचना पड़ेगा, हम भी बेचेगा, तुम भी बेचेगा, certain proportion, let's say 20% of your stake, 40% of my stake, whatever, but tagging him along. Are you with me? Okay, so डील को स्ट्रक्चर किया जाएगा स्टार्ट टू एंड, पूरा क्या काम कैसे कैसे होने वाला है, कैसे पैसा लगाया जाएगा, कितने राउंड्स में हम पैसा लगाएंगे, एवरीथिंग इक्विटी में होगा, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स हो सकता है, कई बार फिक्स प्लस वेरिएबल होता है. फिक्स प्लस वेरिएबल यानी इट्स लाइक आपको 10% मिनिमम मिलेगा प्लस एक्स्ट्रा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, व्हाटएवर. दे कैन बी डिफरेंट वेज दैट द इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करके ये स्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है. मोस्ट कॉमन इज ओवरली इक्विटी ओनली. एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया फिर बिजनेस शुरू होगा, बिजनेस कंटिन्यू होगा, कंपनी बिजनेस कंटिन्यू करेगा, लेकिन अब वेंचर कैपिटलिस्ट भी पार्टिसिपेट करेगा, मैनेजमेंट को चेक करेगा, ओवरसी करेगा कि पैसा सही से यूज हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं, अपना एडवाइस भी देगा, अपना कंसल्टेंसी भी देगा, हेल्प भी करेगा बिजनेस को ग्रो करवाने में. In this section, the venture capital nominates its nominee to the board of the company. The company has to adhere to the certain guidelines like strong MIS, strong budgeting system, strong corporate governance, and other covenants in the venture capital, and periodically keep the venture capitalist updated about the milestones. क्योंकि मेरा पैसा लग रहा है, ऑब्वियसली दो तीन चीजें होनी चाहिए. मेरा एक नॉमिनी होगा बोर्ड में, बोर्ड को पीरियोडिकली स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग वगैरह करना होगा, बोर्ड को मेरे क्लॉजेस, कोवेनेंस, कंडीशंस को मानना होगा, एंड पीरियोडिकली मुझे अपडेट करना होगा कि क्या बिजनेस चल रहा है, सही सही हो रहा है, टारगेट्स, माइलस्टोन्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. If milestones has not been met by the company, it has to be given explanation to the venture capitalists. They will ensure professional management is set up in the company. Venture capitalist के आने से जो अपना घर का फैमिली बिजनेस वाला जो environment होता है वो प्रोफेशनल environment में शिफ्ट हो जाता है. Why? Because venture capitalists will prefer a more formal structure कि क्लियर हो, CEO, CFO क्लियरली एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह हो. और घर का कंपनी में तो क्या है ना, घर का ही स्ट्रक्चर है जो जिसको कोई रिपोर्टिंग हायरार्की वगैरह नहीं होता है, तो वो प्रोफेशनल स्ट्रक्चर वगैरह और ज्यादा आ जाता है वंस अ वेंचर कैपिटलिस्ट कम्स इनटू द पिक्चर. बट डील ओरिजिनेट होता है, स्क्रीनिंग, ड्यू डिलिजेंस करके डील डिसाइड हो जाता है, फिर डील स्ट्रक्चर करते हैं, उसके बाद पोस्ट द डील हम लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करके कंपनी में पार्ट लेते हैं, और फिर जब एक कंपनी सफिशिएंटली ग्रो कर जाता है तो एग्जिट करते हैं. At the time of investing, the venture capitalist would ask the promoter or the company to spell out the exit plan. Mainly exit happens in two ways. या तो सेल टू थर्ड पार्टीज, पूरा का पूरा कंपनी थर्ड पार्टी को बेच देंगे. हम कंपनी का वैल्यूएशन आज 100 करोड़ है, हम 500 करोड़ तक लेके जाएंगे और 500 करोड़ का कंपनी बनाकर बेच देंगे, आपका हमारा सबका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट होगा. This sale can be in the form of a IPO or private placement to other venture capitalists. The second way of exit is that the promoter will give a buyback commitment at a pre-agreed rate like IRR of 18% से 25% तक.
हाई रेट ऑफ आईआरआर पे हम गारंटी देता है कि हम ही शेयर्स बाय बैक कर लेगा। आप जो भी रेट पे पैसा लगा रहे हो उस पर 20% आईआरआर जोड़कर जो वैल्यू आएगा उतना वैल्यू पे हम 5 साल बाद आपसे वापस खरीद लेगा। सो आई विल गिव यू गारंटीड बायबैक स्कीम और वी विल टुगेदर गिव अ टेक इट टू अ IPO level, sell it in an IPO or sell it to a third party. In case the exit is not happening in the form of an IPO or third party sale, the promoter would buy back. अगर IPO थर्ड पार्टी सेल नहीं हो रहा तो प्रोमोटर बोलता है हम खरीद लेगा आपसे सारा पैसा, सारा शेयर्स वापस। In many deals, the promoter buyback is the first refusal method. That is, the promoter would get the right to first right of buyback. कई बार ऐसा भी होता है कि अगर वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा शेयर्स बेचना है तो उसको पहला ऑप्शन प्रोमोटर को देना पड़ेगा कि या तो वो प्रोमोटर को बेचेगा, अगर प्रोमोटर नहीं खरीदता है तो वो मार्केट में बेच सकता है, बट प्रोमोटर को फर्स्ट राइट टू बाय मिलना चाहिए। फर्स्ट रिफ्यूजल मेथड कि हम अगर मना करेगा तो आप मार्केट में, अगर हम खरीदने तैयार हो तो अब हम ही को बेचना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम नहीं चाहता कोई और बिजनेस में आया, कोई मेरा बहुत ही एंटी पार्टी को अब शेयर्स बेच दिया तो हम बिजनेस ही आगे नहीं कर पाएगा ढंग से फिर तो। आर यू विथ मी टिल हियर एवरीवन? यस और नो? देखो ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस पूरा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्लियर है कि नहीं? देखिएगा ओके। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव में आते हैं। स्टार्टअप इंडिया इज अ स्कीम दैट वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016. The definition of startup was provided, which is applicable only in case of government schemes. Startup means an entity incorporated or registered in India which will fulfill a few conditions. हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कंडीशंस मीट करते हो देन यू कैन बी डिफाइंड, एंड इफ यू रजिस्टर देन यू विल बी रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप इन इंडिया, एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप इन इंडिया then you will be eligible for a lot of startup benefits in India. What are the benefits? What are the conditions for being a startup? पहला, registered in India होना चाहिए, entity registered in India, entity बोल रहा है, नॉट प्रायर टू 5 years, 5 साल से ज्यादा पुराना है, मतलब अब स्टार्टअप नहीं बचा सकता, बहुत टाइम हो चुका है आपको, अब आप सफिशिएंटली ग्रोन अप बिजनेस है, तो नॉट मोर देन 5 years होगा। एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर सेल्स 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका काम वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ नया आइडिया लेकर आ रहे हैं मार्केट में। What you are bringing up in the market is a totally new idea is what you're coming into the market with. That's how you define a startup. For being called a startup in India, it has to be a new idea that you must have. Existing product नहीं, new product, new idea के साथ आप आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ आ रहे हैं, then you will get to be called a startup. Provided criteria है, provided that such entity is not formed by splitting up, reconstruction of a business already in existence. तो कई बार क्या हुआ, स्टार्टअप का डेफिनेशन के बाद लोग बोले अच्छा ठीक है, हम अपना कंपनी को एक दूसरा कंपनी में मर्जर करवा के वो कंपनी दिखा देगा, तो बोला इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी। एक फ्रेश स्टार्ट से बना हुआ कंपनी होगा, पुराना कंपनी का स्टार्टअप मर्जर से नहीं बना हुआ होना चाहिए। Provided also that the entity shall cease to be a startup if its turnover from the previous year exceeds 25 crore or it has completed 5 years from the date of incorporation registration. 25 करोड़ का टर्नओवर होने से या 5 साल कंप्लीट होने से स्टार्टअप का एलिजिबिलिटी आपका खत्म हो जाएगा। Provided further that for startup shall be eligible for tax benefits only after it has obtained certificate from the interministerial board set up for this purpose. तो इसके लिए एक अलग बोर्ड सेटअप किया गया, उस बोर्ड से आप जब सर्टिफिकेट ले लेंगे तभी आपको स्टार्टअप घोषित किया जाएगा। एंड वंस डिफाइंड एज अ स्टार्टअप यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ अ स्टार्टअप। तो क्या क्या कंडीशंस रहा स्टार्टअप के लिए? अप टू 5 years होना चाहिए, अप टू 5 years होना चाहिए फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़ होना चाहिए।
should not have been formed by splitting up or reconstruction of an already in existence and working towards innovation, development, deployment of a new product, process or driven by technology or intellectual property. देखिए जो ऊपर पैराग्राफ में बताया वही डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं कि दीज आर द कंडीशंस, अगर ये मीट होता है तो उस एंटिटी को हम स्टार्टअप बोलेंगे, एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड एज अ स्टार्टअप यू विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टार्टअप टैक्स बेनिफिट्स. देखो that completes the entire chapter for us as well. Giving you 2 minutes, अगर कहीं कोई भी डाउट है तो क्लैरिफाई करते हैं. क्लियर है क्या एवरीवन? ओके, सो दैट कंप्लीट्स द एंटायर टॉपिक एंड द चैप्टर ऑफ स्टार्टअप. स्टार्टअप फाइनेंस क्या होता है, क्या क्या सोर्सेज है पैसा लाने का, वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में डिटेल डिस्कशंस उनके आने का, उनका डील का पूरा प्रोसेस, पिच प्रेजेंटेशन प्रोसेस एज एंजल इन्वेस्टर्स, हाउ डू यू डिफाइन अ स्टार्टअप कंपनी इन इंडिया, ऑल दैट वाज द फोकस ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. काफी इजी अच्छा एक चैप्टर था, नया चैप्टर है जो अपने ओल्ड सिलेबस एसएफएम में अगर में नहीं था. सो गुड कॉन्सेप्ट्स दैट यू शुड बी वेरी थरो एंड क्लियर विथ, एंड जनरली एक क्वेश्चन डेफिनेटली निकलता है इस चैप्टर से. ओके, सो क्या ना, अगर एक बार ध्यान से क्लास के साथ में कर लिया, एक बार घर में पढ़ोगे, इट इज मोर देन इनफ. उससे ज्यादा एफर्ट इसको नहीं देने का दरकार है. ओके, और एक चीज ये है कि अपने यहाँ पे जो स्टार्टअप कंपनी का डेफिनेशन पढ़े हैं एंड जो डिटेल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो डिटेल्स ICI मैट के हिसाब से, बट दोज आर अ लिटिल ओल्ड आउटडेटेड डिटेल्स. तो फॉर एग्जांपल ये जो 25 करोड़ वाला लिमिट अपने बात कर रहे हैं, जो 5 साल वाला चीज बोल रहे हैं, ये 25 करोड़ 5 साल, दीज थिंग्स आर ओनली एज पर द अर्लियर रिक्वायरमेंट्स. जो ICI के मैट में भी अभी भी यही है, लेकिन अपडेटेड जो रिसेंटली अगर इंडिया का बात करें तो 5 years 10 years हो चुका है, 25 करोड़ 100 करोड़ हो चुका है. So just to share that with you as well, this is what is there for all startups. To qualify as a startup, the age is now 10 years instead of 5 years. ठीक है ना, the age criteria, this is as per Indian government website, the startup requirement is 10 years. Should be incorporated as a private limited company, registered partnership or a LLP. Turnover 100 करोड़ हो चुका है, वो 25 करोड़ वाला चीज स्प्लिटअप के साथ नहीं बना हुआ होना चाहिए. फॉर वर्किंग टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, एडवांसमेंट, कुछ नया बनाना चाहिए, न्यू. वो ऑब्वियसली बाकी सब सेम है, लेकिन दो चीज मेन है कि 5 साल वाला चीज 10 साल हो चुका है एंड 25 करोड़ वाला चीज 100 करोड़ हो चुका है. सो यू नो, बट ICI मैथ स्टिल सेज क्लियरली एज वी सी इज 25 करोड़ एंड 5 years. सो अपडेटेड नॉलेज आपको पता होना चाहिए, एंड आइडियली अपने अपडेटेड लिख कर आएंगे. या ये बेस्ट आपको करना, तो आप ये बोल सकते हो कि ICI के मैट में ये है, बट एज पर द रीसेंट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स ये है कि भाई मेरे को पता है कि आपका मैट आउटडेटेड है, मैट में ये है लेकिन रीसेंट सबसे अपडेटेड ये है, बट दिस इज व्हाट करेंटली इज. स्टार्टअप का रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ एंड 10 years. ठीक है ना, ये नोट रखते हैं. बाकी ओके, कोई और क्वेरीज नहीं है तो फिर यहीं पे रैप अप करते हैं आज का डिस्कशन ऑन स्टार्टअप फाइनेंस. थैंक यू एवरीवन.